एक नया साल और उसकी बेटी का एक नया जन्मदिन। लेकिन इस बार भी उसकी बेटी ने अपनी माँ का कॉल नहीं उठाया। वो माँ नहीं जानती आखिर कब तक उसकी बेटी उसे यूं सजा देती रहेगी। अपनी साड़ी की गांठ से 1 रुपए के उस सिक्के को निकालकर उसने फोन के अंदर उस सिक्के को डाला और फिर नंबर घुमाया। हर साल लक्ष्मी यही करती है। हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर वो उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन करती है और हर साल उसकी बेटी उसका फ़ोन नहीं उठाती। लेकिन अजीब बात है, पिछले 10 सालों से ये होने के बावजूद भी लक्ष्मी ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। जब भी उसकी बेटी उसका फ़ोन नहीं उठाती, वो खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, इस साल मेरी बेटी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, अगले साल वो मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएगी। लक्ष्मी को रिंग सुनाई दे रही थी। एक एक रिंग के साथ उसके दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ये उम्मीद भी कि उसकी बेटी उसका फ़ोन उठाएगी। लेकिन एक वक्त पर आखिरकार रिंग आना बंद हो गया। लक्ष्मी को साफ साफ पता चल गया कि उसकी बेटी उसका फ़ोन इस साल भी नहीं उठाने वाली। वैसे तो हर साल ये होने के बाद लक्ष्मी कुछ देर के लिए उदास बैठी रहती है और फिर वो वापस चली जाती है। अगले साल कुछ नया होगा, अगले साल कुछ बदलेगा, इसी उम्मीद में वो अगले 364 दिन काट देती है। लेकिन न जाने इस बार लक्ष्मी को क्या हुआ। उसने रिसीवर अपनी जगह पर रखा और पीसीओ के अंदर ही बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुरारी काका दुकान के अंदर बैठकर हिसाब लिख रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र इस चीज़ पर पड़ी तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने अपने पीसीओ के अंदर से लोगों को जल्दी बाहर आते देखा है, लोगों को गुस्से में बाहर आते देखा है, यहाँ तक कि फ़ोन पर झगड़ा करते हुए भी सुना है। लेकिन इस तरह उनके पीसीओ के अंदर बैठकर कोई रो रहा हो फूट फूट कर, ये तजुर्बा उन्हें पहले नहीं हुआ। मुरारी काका बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कोई और होता तो उसके पास जाकर वो उससे पूछ सकते थे आखिर माजरा क्या है, उसे चुप करवाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख सकते थे। लेकिन लक्ष्मी एक औरत थी, उसके मामले में वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो बस बेबसी से दूर से कुछ देर तक लक्ष्मी को देखते रहे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मुरारी काका ने अपना जग उठाया और ग्लास में थोड़ा सा पानी डाला। पानी लेकर वो लक्ष्मी के पास गए और बड़ी शांत आवाज़ में कहा, रोना बंद करो बेटी। देखो, तुम कब से रो रही हो, ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लो, एक गिलास पानी पी लो। लक्ष्मी ने अपना सर नहीं उठाया। वो जैसे रो रही थी वैसे ही रोने लगी। लेकिन मुरारी काका ने भी हार नहीं मानी। वो बोले, ऐसे रोने से क्या होगा, क्या तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी? तकलीफ की बात सुनकर लक्ष्मी और फूट फूट कर रोने लगी। तब मुरारी काका ने कहा, ये जो तुम फूट फूट कर रो रही हो, इसकी वजह से लोगों की नज़रें धीरे धीरे तुम पर जम रही हैं। लोग आसपास थोड़ी देर में जमा हो जाएंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे और उन अजनबी लोगों को तुम्हें अपना दिल का दर्द बताना पड़ेगा। उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों रो रही हो। जो काम एक गिलास पानी नहीं कर पाया, वो मुरारी काका की इस बात ने कर दिखाया। लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई और कांपते हुए हाथों से मुरारी काका के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक सांस में पानी पी गई। पानी पीने के बाद धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और फिर मुरारी काका से पूछा, क्या कुछ देर मैं आपके पीसीओ के अंदर बैठ सकती हूँ?
मुरारी काका ने बिना किसी झिझक लक्ष्मी को अंदर बैठने की इजाजत दे दी। लक्ष्मी पीसीओ के अंदर गई तो सबसे अंधेरे कोने में छुपकर वो बैठ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके आंसू कोई देखे। वो पल्लू से लगातार अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। ऐसे लगभग 15 से 20 मिनट बीता होगा। तभी किसी काम से भास्कर मुरारी काका के पीसीओ आया था। जब भास्कर ने देखा कि पीसीओ के अंधेरे एक कोने में लक्ष्मी चुपचाप बैठी है, तो उसने लक्ष्मी से कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसने मुरारी काका की तरफ देखा। तो मुरारी काका ने बस धीमी आवाज में उससे कहा, लंबी कहानी है भास्कर, किसी दिन फुर्सत मिले तो मैं तुम्हें बताऊंगा। भास्कर ने सहमति में सर हिलाया और वो जाने ही वाला था। तभी उसको और मुरारी काका को हैरान करते हुए लक्ष्मी ने कहा, अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। लक्ष्मी की ये बात सुनकर भास्कर हैरान हो गया। वो मुड़ा और उसने पूछा, जी आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछिए। बल्कि अगर आप पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। क्या पता आपको अपनी कहानी बताकर मेरा ये बोझ ही थोड़ा सा हल्का हो जाए। भास्कर ना इस औरत को जानता था, ना वो ये जानता था कि वो क्यों पीसीओ के एक अंधेरे कोने में बैठी है, ना उसे इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। लेकिन पहली बार किसी ने भास्कर से उसकी कहानी सुनने की दरख्वास्त की थी, और सिर्फ इतना ही भास्कर के लिए काफ़ी था। वो खुद बेंच पर बैठ गया और बोला, बताइए क्या है आपकी कहानी? मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ। सर्वगुण संपन्न जिन लड़कियों के बारे में कहा जाता है, सीमा उन लोगों में से थी। वो घर के कामकाज में अच्छी तो थी ही, लेकिन पढ़ाई में भी उसका कोई जोर नहीं था। उसके पिता ने कभी उसके पढ़ाई पर ना ज़्यादा ध्यान दिया था और ना ही ज़्यादा पैसे खर्च किए थे, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट हमेशा उसके बड़े भाई से अच्छा ही आता था। वो बड़ा भाई जिसने उससे ज़्यादा अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स के बीच पढ़ाई की थी। वैसे इस बात की सीमा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा यही कहा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे कम से कम पढ़ने को तो मिल रहा है। सीमा का स्कूल ख़त्म होने के बाद एक दिन वो अपने पिता के पास गई और उसने इच्छा जताई कि वो कॉलेज में पढ़ना चाहती है। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, और पढ़कर क्या करोगी? आखिर संभालना तो चूल्हा चौका ही है ना। जितनी पढ़ाई करनी थी तुमने कर ली। अब इससे ज़्यादा पढ़ाई की तुम्हें और कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर बैठो, मैं कोशिश करूँगा 1 साल में कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करने की। तुम पर बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं मेरे। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर और खर्चा नहीं करना चाहता। सीमा हैरान हो गई। वो हमेशा से एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट रही है। उस पर कभी ज़्यादा पैसे खर्च करने की उसके पिता को ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी इतनी बड़ी बात उन्होंने बड़ी आसानी से कह दी। सीमा बचपन से उसके और उसके भाई के बीच जो फ़र्क था उसे देखती आ रही थी, महसूस करती आ रही थी, और इस वजह से उसकी ज़िंदगी में जो लड़ाई थी उसे लड़ती भी आ रही थी। लेकिन अब बहुत हो चुका था। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरी पढ़ाई पर मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ी है। बल्कि मुझे तो लगता है आपको मेरी पढ़ाई पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ा। सीमा के पिता
ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, खास करके मैंने कुछ नहीं किया। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हें इतना पढ़ाया। अपने आसपास देखो, ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने स्कूल तक खत्म नहीं किया। सीमा ने अपने पिता से लड़ाई नहीं की। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। उस दिन उसे उम्मीद थी कि कम से कम इस बार तो उसकी माँ कुछ बोलेंगी, कम से कम इस बार तो उसकी माँ उसके लिए खड़ी होंगी। सीमा फिर से अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है, आपको इस बार भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, बस मामूली सी फीस देनी है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी इजाज़त के बगैर मैं कुछ करूँ। सीमा के पिता ये सुनकर नाराज़ हो गए। वो बोले, अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है, फॉर्म पर गार्डियन की जगह मेरे ही दस्तखत की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। फिर उन्होंने सीमा की माँ की तरफ देखा और कहा, "हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें छुपते छुपाते दिलासा दे सकती है, तुम्हें उल्टे सीधे कामों के लिए हौसला दे सकती है, लेकिन उसके दस्तखत से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए उसी ने तुमसे कहा होगा कि जाकर अपने पिता से बात करो। यही बात है ना?" सीमा जब तक अपने पिता से लड़ रही थी तब तक उसकी माँ चुप थी, लेकिन जैसे ही बात उन पर आई वो धीमे धीमे बोली, ऐसा नहीं है जी, मैंने इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैंने इससे कहा था कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी बोली कि ये आपसे इस बारे में बात करना चाहती है। सीमा के पिता ने सीमा की तरफ देखा और कहा, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बता दिया था कि ये नामुमकिन है, तो फिर ये बात लेकर तुम मेरे पास क्यों आई? क्योंकि मैं जानती हूँ जो मैं मांग रही हूँ वो गलत नहीं है। मैं आपको कह तो रही हूँ, आपको मेरी पढ़ाई के लिए एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म पर आप दस्तखत कर दीजिए। उसके पिता ने वो फॉर्म देखा और फिर उस फॉर्म को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सीमा ये देखकर हैरान रह गई। उसने 3 घंटे धूप में खड़े रहकर उस फॉर्म को हासिल किया था और उसके पिता ने कितनी आसानी से उस फॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर कहा, अब आखिरकार तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर और 1 रुपया खर्च नहीं करूँगा। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारी शादी होगी। जितनी जल्दी मुझे कोई लड़का मिलेगा उतनी जल्दी मैं तुम्हारा बोझ अपने सर से उतार दूंगा। सीमा को पता था कि उसकी माँ उसका साथ नहीं दे पाएगी। अपनी माँ की बातों से सीमा के लिए ये बात तो साफ हो चुकी थी कि उसकी माँ उसके लिए खड़ी नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार बड़ी उम्मीद से उसने अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा, माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी? आप तो जानती है ना मैं पढ़ाई में बुरी नहीं हूँ, और आप तो ये भी जानती हैं कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। कम से कम आप तो पिताजी से बात कीजिए। उसकी माँ चुप रह गई। उन्होंने कभी अपने पति के सामने आवाज़ नहीं उठाई। अपने हक की उन्होंने कभी बात नहीं की, तो वो अपनी बेटी के हक के लिए क्या बात करती। उस दिन, उस लम्हे में सीमा को एक कड़वी बात समझ में आई। वो इस दुनिया में अकेली है। माता पिता होते हुए भी बड़ी कम उम्र में ही उसे अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और जैसे ही उसे ये बात समझ में आई तो उसने कहा, आप एक बात समझ लीजिए पिताजी, मैं आगे पढ़ाई करूँगी और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वही करूँगी। उसके पिता ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, इतनी अकड़ है ना तुम में? ठीक है, फिर निकल जाओ इस घर से।
अगर पढ़ना है तो कहीं और रहकर पढ़ो। मेरे छत के नीचे रहकर, मेरे पैसों का खाना खाकर तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसके बाद सर के ऊपर छत के बगैर और बिना किसी मदद के तुम पढ़ाई कैसे करती हो? सीमा हैरान रह गई। उसके पिता उसकी जिंदगी जानबूझकर मुश्किल बना रहे हैं ताकि वो पढ़ाई करने की अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन सीमा भी बहुत जिद्दी थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। उसके पिता ने जो फोन फाड़ा था उसके टुकड़ों की तरफ उसने एक बार देखा और कहा, मेरा संघर्ष यहीं से शुरू होता है। मैं फिर से धूप में खड़ी हो जाऊंगी, फिर से अपने लिए एक फोन लेकर आऊंगी। लेकिन मैं आपसे भी एक वादा करती हूँ, मैं पढ़ाई भी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी भी होंगी। मैं आपको साबित करके रहूंगी कि बेटियां बोझ नहीं होती। उसके बाद सीमा अपने कमरे में गई। अब उसकी माँ को उसके पिता ने कहा, ये परवरिश की है तूने इसकी? मुझसे इतनी बड़ी बात कहकर गई है, ये मुझसे जबान चलाती है, ये सिखाया है तूने इसे? ये सब कुछ तेरी गलती है। यही तो होगा, अगर माँ बेटी को ठीक से सीख ना दे पाए तो यही तो होता है। जैसे ही लक्ष्मी ने देखा कि इल्जाम उस पर आ रहा है, वो फौरन अपनी बेटी को रोकने के लिए भागी। जब तक वो अपनी बेटी के कमरे में पहुंची तब तक वो अपना सामान लगभग बांध चुकी थी। वैसे उसने ज्यादा कुछ साथ में लिया नहीं था। 2 से 3 जोड़ी कपड़े और अपनी किताबें और वो थोड़े बहुत पैसे उसने अपने साथ रख लिए थे जो उसने खुद ट्यूशन से कमाए थे। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, तू गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठा रही है। तू कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? ये मत भूल कि तू एक लड़की है। लड़कियों के लिए दुनिया इतनी आसान नहीं होती बेटा। सीमा ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में तभी भी आंसू थे, लेकिन उसकी जिद और उसके संकल्प ने उन आंसुओं को बाहर आने से रोक रखा था। उसने कहा, मैं जानती हूँ माँ, मैं एक लड़की हूँ। पिछले 18 सालों से आप रोज मुझे ये बात याद दिलाती आ रही हैं। मुझे पता है मेरी राहें मुश्किल होंगी, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मैं आज यहाँ से नहीं गई तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दोगे। ये कहकर उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और वो कमरे से बाहर आई। जब वो नीचे उतरी तो उसने देखा उसके पिता अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, जा रही हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस घर से तुमने अब एक कदम बाहर निकाला तो हमसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम आकर मेरा चेहरा देखो। सीमा ने मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा। जो थोड़ी बहुत इज्जत उसके दिल में अपने पिता के लिए बाकी थी वो भी खत्म होने को आई थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और कहा, मैं जानती हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं ये भी जानती हूँ कि एक दिन आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, तब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे पढ़ाई करनी होगी और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और इसके लिए मुझे आज ये दहलीज पार करनी होगी। ये कहकर सीमा ने अपना बैग उठाया और दहलीज के बाहर कदम रखा। हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जाने से पहले उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। उसकी माँ ने अपना चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। वो अब भी रो रही थी। सीमा को अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा था कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो उस बात के लिए खड़ी नहीं हो सकी जो सही है। वो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी। सीमा को समझ में आया
कि उसका यहाँ से चले जाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो भी अपनी माँ की तरह डरपोक और कमज़ोर हो जाएगी। और सीमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जिस दिन मेरी बेटी ने अपना घर छोड़ा, उस दिन उसका जन्मदिन था। उसके बाद मुझे पूरा 1 साल लग गया हिम्मत जुटाने में कि मैं उससे बात कर सकूं। आप जानते हैं, वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज के हॉस्टल का नंबर तक मैंने कहीं ना कहीं से पता कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं उसे कॉल नहीं कर पाई। घर से तो उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। अगर मेरे पति को पता चल जाता कि मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से बाहर आकर उससे बात करूँगी। नंबर तो मेरे पास था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो ये हिम्मत जुटाने में मुझे 1 साल लग गया। और आखिरकार 1 साल बाद उसके जन्मदिन पर मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। जब पहली बार ये हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो पढ़ने लिखने में व्यस्त होगी। मैंने उस बार उसे और 2 बार फ़ोन लगाया था, लेकिन फिर भी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पहले ही साल मैं समझ गई थी काका कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन माँ होना दिल मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं अगले साल आऊँगी, फिर से अपनी बेटी को फ़ोन लगाऊंगी। अगले साल वो मेरा फ़ोन उठा लेगी। इसी उम्मीद में मैंने 1 साल और निकाल दिया। धीरे धीरे साल गुजरते गए। हर साल मैं अपनी बेटी को फ़ोन करती हूँ और वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती। पता है काका, कभी कभी लगता है कि अगर किसी साल उसने मेरा फ़ोन उठा लिया तो मैं क्या करूँगी, तो मैं क्या कहूँगी। मेरे अंदर जो दर्द जमा है, क्या वो सारा दर्द मैं लफ्ज़ों से निकाल पाऊँगी। भास्कर लक्ष्मी की बातें सुन रहा था। उसे लक्ष्मी के लिए बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। लक्ष्मी कभी भी अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं हो सकी, कभी भी उसके हक के लिए दुनिया से लड़ नहीं सकी। लेकिन भास्कर लक्ष्मी की दुविधा भी समझता था। वो जानता था अगर कायदे से देखा जाए तो लक्ष्मी को अपनी बेटी के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन बात ये भी सच थी कि उसके लिए ये इतना आसान नहीं था। आखिरकार उसे अगर अपनी बेटी के लिए खड़ा होना था तो उसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ता, और ये इतना आसान नहीं था। भास्कर ने उसकी सारी बातें सुनी और कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आपकी बेटी के दिल को ठेस पहुँची है। शायद वो आपको एक दिन माफ़ कर देगी, लेकिन ये बात भी सच है कि वो इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करेगी। लक्ष्मी ने भास्कर की तरफ देखा, वो मुस्कुराई और फिर वो बोली, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं हर साल आऊँगी। मैं हर साल कोशिश करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो मुझसे कितनी भी नाराज़ हो, आखिर वो है तो मेरी ही बेटी। आखिर एक ना एक दिन उसके अंदर का जो गुस्सा है वो ख़त्म होगा। उसका दिल जो मेरे लिए पत्थर बन चुका है,
वो पत्थर पिघलेगा ज़रूर और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। लक्ष्मी बहुत देर तक मुरारी काका के बीसीओ पर बैठी हुई थी। उसे अंदाज़ा हुआ कि अब उसे वापस जाना चाहिए। वो बेंच से उठकर खड़ी हुई। उसने मुरारी काका की तरफ देखा और कहा, चलती हूँ काका। अगर सांसें चलती रही तो अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है इस साल मेरी बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, अगले साल वो मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेगी। ये कहने के बाद लक्ष्मी ने आखिरकार मुरारे काका के दुकान की दहलीज पार की। लक्ष्मी जब धीरे धीरे लाल चौक की तरफ बढ़ रही थी तो भास्कर ने सोचा कि लक्ष्मी ने अगर यही जिद अपनी बेटी के लिए खड़े होने में दिखाई होती तो आज उसका रिश्ता उसकी बेटी के साथ साधारण होता। उसे अपनी बेटी से बात करने के लिए 1 साल तक इंतज़ार न करना पड़ता, यूं छुपते छुपाते किसी पीसीओ में न आना पड़ता। लक्ष्मी लाल चौक में भीड़ की तरफ बढ़ती गई और भास्कर ने देखा कि थोड़ी देर बाद उस भीड़ में वो खो गई और तभी भास्कर को एहसास हुआ कि शायद आज के बाद कभी वो लक्ष्मी से नहीं मिलेगा। आज की कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। हम लड़कियों को हमेशा बताया जाता है कि रिश्ते बनाकर रखना है तो झुकना सीखो, समझौते करना सीखो। लेकिन क्या समझौते करने का मतलब गलत का साथ देना होता है? क्या किसी रिश्ते को बनाकर रखने के लिए किसी और से उसके सपने, उसकी ज़िंदगी छीन लेना चाहिए? अगर आपके पास मेरे इस सवाल का जवाब है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए ये कहानी किसी ऐसी लड़की के साथ जिसे लगता है कि अगर वो अपने सपनों का गला घोट देगी तभी वो दूसरों को खुश रख सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को ठीक रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।